मनोहर लाल करेंगे इसका शुभारंभ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिखाएंगे हरी झंडी। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भोपाल मेट्रो का आज उद्घाटन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इसका उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी हरी झंडी दिखाएंगे। इस सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भोपाल मेट्रो का आज उद्घाटन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इसका शुभारंभ करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बता दें कि हरी झंडी दिखाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भोपाल मेट्रो का आज उद्घाटन होगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इसका शुभारंभ करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां मौजूद रह के बता दें कि हरी झंडी दिखाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भोपाल मेट्रो का आज उद्घाटन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शुभारंभ करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव हरी झंडी दिखाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, भोपाल मेट्रो का आज उद्घाटन होगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शुभारंभ करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव हरी झंडी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुंबई में आयोजित वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस 2025 में सहभागिता की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की विकास यात्रा, औद्योगिक संभावनाओं और निवेश के अनुकूल वातावरण पर विस्तार से संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश निवेश के लिए एक सुरक्षित, स्थिर और अवसरों से भरपूर राज्य है। सरकार उद्योगों को अनुकूल नीतियां, बुनियादी ढांचा और स्वीकृतियां प्रदान कर रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में आने वाले प्रत्येक निवेश को राज्य सरकार की ओर से पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान श्री सीमेंट द्वारा मध्य प्रदेश में 1000 करोड़ से अधिक के निवेश की घोषणा की गई, जिसे राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस निवेश से रोजगार सृजन के साथ साथ औद्योगिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम में वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक स्वामी विज्ञानानंद जी सहित देश विदेश से आए उद्योग जगत के प्रतिनिधि, उद्यमी और अन्य गणमान्य जन भी उपस्थित रहे। फोरम के इस कार्यक्रम में परम पूज्य स्वामी जी, आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। सभी मित्रों को प्रणाम कर रहा हूं। माननीय रविकांत मिश्रा जी, इस आयोजन समिति के सभी माननीय सदस्यगण, कार्यक्रम में उपस्थित देश विदेश के सभी प्रतिष्ठित उद्योगपति, नीति निर्माता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के साथियों को देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की ओर से नमस्कार करता हूं, पुनः अभिनंदन करता हूं। वैसे हमारे यहां खाली हाथ आने की परंपरा नहीं है। मैं अपने देश के इस आर्थिक रूप से समृद्ध, सबसे समृद्ध शहर में मध्य प्रदेश की ओर से कई सारी विशेषताओं के साथ, हमारा स्टेट चीता स्टेट है, टाइगर स्टेट है, सोयाबीन स्टेट है, डायमंड स्टेट है और हाउस ऑफ ट्राइबल्स मध्य प्रदेश का सहिष्णु सम्मान और शुभकामना आपके साथ लेके आया हूं। आप सबको आमंत्रण भी दे रहा हूं। ऐसे कई कारणों से परमात्मा की विशेष कृपा जिस राज्य के ऊपर है, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि बीते यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से बनी हमारी सरकार के लगभग 2 वर्ष में सर्वाधिक तेज गति से इन्वेस्टमेंट करते हुए भारत सरकार की आर्थिक दृष्टि से विकास दर जो औद्योगिक है उससे भी तेज गति से अगर किसी राज्य की है तो आज मध्य प्रदेश की है। मुझे इस बात का गर्व है। लगातार आप सबके भरोसे से हम सब मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब भारत तीसरी आर्थिक ताकत की तरफ बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश भी उसमें अपनी भूमिका अदा कर रहा है। इस बात के लिए मैं आश्वस्त भी करता हूं और बताना भी चाहूंगा। भारत के आर्थिक भविष्य पर मंथन यह एक सशक्त मंच है। शुरू में अटपटा भले लगता होगा, लेकिन धीरे धीरे करके 2010 के बाद जिस प्रकार से अपने इस फोरम ने अपनी एक पहचान बनाई है और आज के इस दौर में तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। जब हम अपनी
जिस बात को लेकर भारत की दुनिया में अपनी एक पहचान है, ऐसे में हम सब जानते हैं, हमारे यहाँ तो कहा गया है कि भूखे भजन न होई गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। हम अपनी व्यवस्थाओं के लिए, अपने स्वावलंबन के लिए और संसाधनों के दोहन के लिए लोग होंगे, और जो ताकतवर तो बनना चाहते हैं, संपन्न भी बनना चाहते हैं, लेकिन उनका मार्ग अलग है। हमारा मार्ग शोषण का नहीं, दोहन का मार्ग है। ऐसे में हम अपने परमात्मा के दिए हुए सभी मूल नैसर्गिक स्रोतों के साथ न केवल प्रदेश को आर्थिक रूप से सुसंपन्न बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ सभी प्रकार से भविष्य की चुनौतियों के साथ मध्यप्रदेश देश के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर है। आज भारत में विश्व की जिस प्रकार से शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में तेज गति है, जीडीपी में निरंतर वृद्धि हो रही है, स्टार्टअप इकोसिस्टम से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, स्पेस, सेमीकंडक्टर, सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने भारत को केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता और नवप्रवर्तक के रूप में स्थापित किया है। हार्टबीट ऑफ इंडिया, ग्रोथ ऑफ मध्य प्रदेश ऐसे सब्जेक्ट के आधार पर जब मुझसे बोलने के लिए कहा गया, तो निश्चित रूप से निवेश से और रोजगार से लेकर कृषि और पर्यटन तक हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। एविएशन पॉलिसी हमारी सबसे अच्छी देश में है। भौगोलिक रूप से हमारा राज्य इतना बड़ा है, लेकिन हमारा एकमात्र राज्य ऐसा है जिसने अपने धार्मिक पर्यटन से लेकर सामान्य पर्यटन और सिंगरोजली से लेकर ऐसे कई इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी हमारी खुद की विमान सेवा चालू की, हेलीकॉप्टर सेवा चालू की। अपने लिए केवल प्रदेश के लिए नहीं, प्रदेश के बाहर देश में भी और देश से बाहर इंटरनेशनल लेवल पे भी वीजीएफ दे करके हमारे राज्य के अंदर इंटरनेशनल उड़ान अगर कोई लेकर प्लेन आएगा तो उसको 15 लाख रुपए प्रति विमान हम अपनी तरफ से सब्सिडी देने को तैयार है। ऐसे कई ठोस निर्णय हम करके आगे बढ़ रहे हैं। लैंड बैंक से लगा करके बाकी चीजें तो जोड़ ही रहे हैं, लेकिन अगर रोजगार पर एक इंडस्ट्री खोलता है जिसमें कई लोगों को रोजगार मिलता है, तो आप अंदाज लगा लीजिए कि हमारे यहाँ पर वर्तमान के समय में वैसे तो पीएम मित्र पार्क देश में 7 बनने वाले थे, लेकिन मुझे प्रसन्नता कि देश का सबसे बड़ा और सबसे पहला पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन स्वयं यशस्वी प्रधानमंत्री ने धार में करके हमको ये सौगात दी है। मेरी अपनी ओर से ये देश के लिए समर्पण है, हमारे किसान भाइयों के लिए है। जब किसान के आधार पर कपास के लिए हमारे 6 लाख से ज्यादा किसान कपास का उत्पादन करते हैं, तो कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स भी हमारे अपने प्रदेश में बने और देश के माध्यम से दुनिया की हम ये अपनी सौगात लेके जाएं। तो बहुत सारे प्रकार से जिसमें लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जब यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे पीएम मित्र मार्ग के भूमि पूजन करने के लिए आए, तो अधिकांश हमने भूमि का आवंटन उस समय तक कर दिया था कि ये केवल भूमि पूजन नहीं है, इंडस्ट्रियों की ग्रोथ और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ एक साथ होना चाहिए, क्योंकि आपका समय हमारे पास माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में यही समय है, सही समय है। तो सही समय के लिए 1 मिनट भी क्यों वेस्ट करें। ऐसे एक नहीं कई सारी बातों को मैं कह सकता हूं। आज मध्य प्रदेश की तरफ जब देखता हूं तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में नीति, नेतृत्व और दूरदर्शिता से भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना है। ऐसे में भारत ने खासकर हमारे अपने मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं अगर कहना चाहूंगा तो सालों पहले कहा जाता कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, लेकिन हमारे दल की सरकार बनने के बाद और खासकर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी जब आगे अच्छी हुई है, तो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी उसी तरह से आगे बढ़ने का निर्णय किया है। आज मध्य प्रदेश सबसे तेजी से भी तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्य में से डबल इंजन की सरकार के साथ आगे बढ़ रहा है। अब मैं आपके बारे में केवल इतने ही, अपने राज्य के बारे में इतना ही बताना चाहूंगा कि आज हमने अपने हर क्षेत्र में जिस प्रकार की संभावना है, हमारे अपने मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और आपूर्ति श्रृंखला में एक स्वाभाविक रूप से देश के मध्य में होने के कारण से इसका अपने आप में एक लाभ है।
जिसके कारण से बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। नई इंडस्ट्री पॉलिसी 18 नई औद्योगिक नीतियां हमने लॉन्च की है, जिसके आधार पर ये ग्रोथ में गेम चेंजर साबित हुई है। जन विश्वास अधिनियम, जिसके आधार पर 118 पुराने नियम या तो सरल किए या हमने समाप्त किए। ऐसे कई प्रकार के संशोधन करते करते सरलता के साथ व्यापार व्यवसाय कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए नीति नियत स्पष्ट करके साफ सुथरे ढंग से काम कर रहा है। बीते समय में हमने अपने लिए खास करके रायसेन जिले के उमरिया गांव में 1800 करोड़ की लागत से BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड से अत्याधुनिक रेल कोच निर्माण इकाई का भूमि पूजन हमने माननीय रक्षा मंत्री के हाथों से कराया था। ये बड़ी सौगात हमको मिली। स्वदेशी रेल कोच भी हमारे अपने प्रदेश में बनने लगे हैं। जैसे मैंने PM मित्र पार्क के बारे में बताया, और हमने ये वर्ष 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया था। बीते समय फरवरी में माननीय प्रधानमंत्री ने इस हमारे अपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया, माननीय गृह मंत्री जी ने समापन किया था। और केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि अभी तक 6 लाख करोड़ के हमारे काम तो प्रारंभ हो ही गए। 25 तारीख को स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी का समापन है। इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी की मौजूदगी में 2.5 लाख करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण एक ही दिन में ग्वालियर में हम करके एक तरह से हमारे इस उद्योग वर्ष को सार्थक वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय कर रहे हैं। ऐसे कई सारे काम हमारे अपने राज्य के अंदर जब विकास की बात कर रहे हैं तो इसमें एक साथ कई प्रकार की चीज चल रही है। जैसे 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी अभी हमने अपने सरकार बनने के बाद जिनके प्लान डिक्लेयर किए, एक्ट बनाया। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन सिटी, भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी, अगले चरण में ग्वालियर और जबलपुर पे हम जाने वाले हैं। और कल ही मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन माननीय मनोहर लाल खट्टर जी करने वाले हैं, जिसके आधार पर हमारी राजधानी के आधार पर देश के उन राज्यों में से अब मध्य प्रदेश होगा जिनकी राजधानी में भी मेट्रो चल रही है और आर्थिक राजधानी इंदौर में भी मेट्रो चल रही है। ये हमारी लगातार बढ़ने वाली गति के दृष्टि से बताना चाहूंगा। 9 एयरपोर्ट आज हमारे पास बनके तैयार हुए जो 24 घंटे हमारे लिए जनता की। मध्य प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस कर्ज की बात करती है, लेकिन उससे पहले तथ्यों का सही हिसाब लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की नीतियां नेक हैं और जनहितकारी हैं, जिनका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 2 वर्षों में मध्य प्रदेश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और राज्य लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि बुनियादी ढांचे, उद्योग, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सरकार ने ठोस और प्रभावी कदम उठाए हैं। सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि हम सभी का एक ही ध्यान होना चाहिए, प्रदेश का विकास और जन कल्याण। उन्होंने सरकार और सदन के सहयोग के लिए सभी का हृदय से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, आप देख लेना। हमने अपनी सरकार के गठन से 2 वर्षों में लगभग 14-15% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात आती है अध्यक्ष महोदय, तो बताना चाहूंगा, कर्जा ले लिया, कर्जा हो गया, बजट से ज्यादा कर्जा हो गया। अरे भैया हिसाब तो लगा लो ढंग से, आप आंकड़े बता दो। 1 साल के अंदर लगभग हमने 82,000 करोड़ अगर लिया है तो 82,000 में हमारा बजट 4,21,000 करोड़ का था। और ये 82,000 में हमने जो आप पुराना कर्जा बता रहे हो, ये आपकी सरकार से लेके पूर्ववर्ती पुराना कोई भी हिसाब रखेगा तो ब्याज भी देना पड़ेगा, मूलधन भी देना पड़ेगा। सरकार तो दलों के साथ बनती बिगड़ती है, लेकिन लायबिलिटी तो वही रहेगी ना। तो हमने तो केवल 82,000 करोड़ लिया है, लेकिन उसके अलावा अगर 4,21,000 में से 82 घटा दो तो ये 3.5 लाख करोड़ कहां से आया अध्यक्ष महोदय? ये हमारी सरकार की नेक नीति है और ये सरकार के 3% के अंदर की लिमिट के अंदर का काम है। ये हमारी अपनी भावना और जो बात है उसको समझ के सीधे सीधे जनता के बीच में लाओ। आप बताइए, बड़े से बड़े उद्योगपति
3% की लिमिट। आज बताओ, कोई व्यक्ति बैलेंस शीट लेगा, अगर वो कोई बैंक में अपना ऋण नहीं बताएगा तो आने वाले समय में उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसका विकास रुक जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से बैलेंस शीट में हमारे लिए तो कागज का तरीका है, लेकिन आप बताइए कि सब प्रकार से बिजली से लेकर सड़क तक सारे क्षेत्रों में, अगर हमने हर एक क्षेत्र में अगर अनुदान अपना, आज जैसे माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद, वो बता रहे थे हर एक क्षेत्र में, माननीय प्रहलाद जी भाई साहब ने तो कहा कि बजट के पहले 2-2 बार इतना पैसा बढ़ा देना एक एक विभाग में। कभी कल्पना तो करें कि अकेले पीडब्ल्यूडी विभाग में हमारे पास कितना बजट था वैसा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार फिर मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष सभी सम्मानित सदस्यों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। हमारे मतों की भिन्नता भले ही हो, लेकिन हम और आप सब मिलकर के राज्य की बेहतरी के लिए चुनकर आते हैं। लोकतंत्र की यह खूबसूरती भी है, और सच में आज 11 बजे बाद भी 11:15 बजे तक हमने राज्य की नागरिकों का जो संकल्प लिया है, हम और आप मिलकर के उसी आधार पर अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से इस बहने वाली विचारों की गंगा में सबने गोते लगाए, सबने आनंद लिया। परमात्मा करे हम सबको यश मिले। एक बार फिर मैं अपने पक्ष के सभी माननीय मंत्रीगणों का, संसदीय कार्य मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, माननीय प्रहलाद जी, माननीय कैलाश जी, माननीय अध्यक्ष जी, सभी वक्ताओं ने, माननीय ओम जी से लगा करके जिन जिन ने भी अपना विषय रखा, माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, विश्वास जी, और जो नहीं रख पाए क्योंकि एक सीमा थी, 12 लोगों को ही बोलना था, फिर भी आपने गागर में सागर भरने के लिए सबको मौका दिया। ये आपकी गरिमापूर्ण उपस्थिति से हम अपनी सारी बात कर पाए। इनके साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका और सारे विधानसभा के सभी सम्मानित अधिकारीगणों का, सारे पत्रकार साथियों का, सारे महानुभावों का और पूरे प्रदेश की जनता का हृदय से आभार मानते हुए आज के सत्र में अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैलेसेमिया से पीड़ित बच्चों के बता दें कि HIV पॉजिटिव पाए जाने के मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने सतना में स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रभावित बच्चों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और मामले की हर पहलू से गहन जांच कराई जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि यह मामला करीब 4 महीने पहले ICTC से सामने आया था। उन्होंने कहा कि बता दें कि पीड़ित मरीजों की स्थिति बेहद ही गंभीर होती है और उन्हें हर महीने 2 से 3 बार नियमित रक्त आधान की आवश्यकता होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि मरीजों को समय पर रक्त आधान नहीं दिया जाए तो उनकी जान को गंभीर खतरा हो सकता है। सरकार इस संवेदनशील मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रकार की सहायता भी दी जाएगी और हर प्रकार से जांच भी की जा रही है। 4 महीने पहले ही ICTC में ये प्रकरण सामने आ गया था। थैलीसीमिया के जो मरीज होते हैं उनको महीने में 3 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, बड़ी गंभीर स्थिति में रहते हैं और 2 से 3 बार जो हर महीने ब्लड चढ़ाया जाता है, यदि वो ब्लड नहीं चढ़ाया जाए तो उनका जीवन खतरे में हो जाता है। इसलिए कभी वो सरकारी ब्लड बैंक में, कभी प्राइवेट में, कभी कोई जबलपुर गया तो जबलपुर में कहाँ से, क्योंकि डोनर का ब्लड बैंक में ब्लड हर प्रकार की जांच के बाद आता है। तो हम लोग पूरा ट्रैक कर रहे हैं पिछले 6 महीने में। इन 6 बच्चों में एक की तो माता पिता HIV पीड़ित पाए गए हैं, तो वो कारण समझ में आ गया, लेकिन बाकी लोगों का ब्लड कहाँ कहाँ चढ़ा है और कहाँ पे लापरवाही हुई है, कौन से कैंप में लापरवाही हुई, कौन से ब्लड बैंक से उनको ब्लड चढ़ा, इन सब चीज़ों की जांच पड़ताल के लिए हमने राज्य स्तरीय समिति बना दी है 6 वरिष्ठ अधिकारियों की, जिसमें भोपाल के भी हैं और यहाँ के भी हैं, और जल्दी हमको रिपोर्ट मिलेगी। केंद्र की भी टीम उसमें आई है, केंद्र को भी रिपोर्ट ICTC ने भेज दिया था और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो और जो लोग इसमें लापरवाही किए हैं उनको सजा मिले, ये सब चीज़ें सुनिश्चित करेंगे। लेकिन थैलीसीमिया के मरीजों को ब्लड चढ़ाना भी उनके जीवन को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है और उस दौरान इस प्रकार की जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम कार्रवाई करने के मामले में सरकार बहुत सख्त है। नहीं, वो तो एक प्रक्रिया है ही, लेकिन इतने बड़े हमले में कहाँ आदमियों की जरूरत भी है। अभी तो स्वास्थ्य अमले की कमी भी है, बहुत बड़ी संख्या में हम करीब 30,000 लोगों की भर्ती कर रहे हैं, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हो सके। तो जो अमला अभी उपलब्ध है उसमें से जिसके काम में गड़बड़ी होती है, शिकायत आती है, उसमें कार्रवाई होती है, लेकिन स्वास्थ्य अमले को बढ़ाना भी लोगों के को बेहतर सुविधा देने।
मंत्री निर्मला भूरिया ने बता कि क्षेत्र में प्रस्तावित सर्किट हाउस का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि लगभग 4.8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह सर्किट हाउस सभी आधुनिक और आवश्यक सुविधाओं से सज्जित होगा। मंत्री ने कहा कि भले ही यह एक डाक बंगला है, लेकिन क्षेत्र में इसकी लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी, क्योंकि यहाँ प्रशिक्षणार्थी, छात्र, अधिकारी और विभिन्न विभागों के कर्मचारी समय समय पर आते रहते हैं। सर्किट हाउस के निर्माण से न केवल प्रशासनिक कार्यों में सुविधा होगी, बल्कि क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। देखिए, आज हमने यहाँ हमारे पेटलावद क्षेत्र में यहाँ सर्किट हाउस का भूमि पूजन किया है। करीबन 4 करोड़ 80 लाख की लागत से बनेगा और सर्व सुविधा युक्त, क्योंकि लंबे समय से यह महसूस हो रहा था। यहाँ हालांकि डाक बंगला है, काफी पुराना बना हुआ है, लेकिन यहाँ कहीं न कहीं जैसे हमारे ट्रेनी बच्चे आते हैं और दूसरे लोग भी यहाँ आते हैं, शासकीय और दूसरे राज्य लोग भी आते हैं, तो कहीं न कहीं आवश्यकता महसूस हम लोग कर रहे थे और आज हमें ये अच्छी सौगात मिली है, जिसका भूमि पूजन हमने आज यहाँ किया है। और पेटलावद क्षेत्र जो है, विकास की दृष्टि से हम लोग देखें तो हम यहाँ समग्र विकास कर रहे हैं, चाहे वो पुल पुलियाओं की बात हो, सड़कों की बात हो, सिंचाई के साधन की बात हो, बिजली व्यवस्था, नए ग्रिड की स्थापना हो, सांदीपनी स्कूल जैसे बन रहे हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कई, तो ये समग्र विकास किस तरह से होना चाहिए और आम व्यक्ति को सुविधाएं मुहैया कर सके, उस दृष्टि से इस पूरी विधानसभा में हम लोग काम कर रहे हैं। और चूंकि मेरा ये विभाग है महिला बाल विकास विभाग, और महिला और बच्चों से संबंधित जो भी काम है, खासकर आंगनवाड़ियों में हमारे छोटे बच्चों को हम अच्छी सुविधाएं दे सके और वहाँ अब वो घर से जाए कि मुझे आंगनवाड़ी जाना है करके, ऐसी अच्छी आंगनवाड़ी की सुविधाएं देने का हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि हम सभी आंगनवाड़ियां जो भवन जहां नहीं है, कहीं और किराए के या ऐसे भवनों में संचालित हो रही है हमारी आंगनवाड़ियां, तो वहां पे भी हम आंगनवाड़ी भवन देंगे और हमारे छोटे बच्चों को अच्छी। पौष माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि के अवसर पर बाबा महाकाल मंदिर में आस्था का सैलाब दिखने को मिला। तड़के सुबह से ही हजारों श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में पहुंचने लगे। भक्तों ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और मंगल कामना की और श्रद्धालु की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन द्वारा दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए, जिससे श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।